हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रजत चौहान और आज हम अपना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही थी उसका आज लास्ट टॉपिक करेंगे। और आज की लास्ट वीडियो के साथ साथ आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स हमने आई थिंक 20 वीडियोस के अंदर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स पूरा किया है और हर एक टॉपिक को मैं कवर करते हुए इसमें चला हूँ। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है, जो आपका एग्ज़ाम में आता है, वो आप लोगों को सारा इसमें कराया गया है। कुछ चैप्टर्स की मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवा दी थी और अब उसके बाद से मैंने सिर्फ कंटेंट जो आप लोगों का आना है वो आप लोगों को कराया है और समझाया है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए आज हो चुकी है यहाँ पे 3 तारीख और ये वीडियो आप लोगों को 4 तारीख को मिलेगा। ठीक है, सुबह। तो यहाँ पे आप लोग ये देख के चलिए कि अब आप लोगों के पास अप्रॉक्स 3 या 4 दिन बचे हुए हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आपके सामने होगा। 4 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 9 तारीख को। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि 1-2 प्रैक्टिस वीडियो जो है वो इसमें बना दूँ और एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा कि किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। कंप्लीट इसी में आप लोगों का हो जाएगा। और ये जो देखिए लास्ट के जो 3 चैप्टर थे ना ज्योमेट्री के, ये आप लोगों के ज़्यादातर जो है वो समझने वाले हैं। इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें सिर्फ आप लोगों को समझना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का भी टॉपिक हमारा कुछ इसी तरीके का है, आयत वर्ग तथा वर्ग की अवधारणा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा आयत वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस चीज़ के बारे में इनके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हमें दिया हुआ है इसके अंदर वो दिया हुआ है हमें क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम क्या देते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, जिसको हम चतुर्भुज कह देते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आप लोगों का 4 भुजाओं से बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि इसकी 4 साइडें होती हैं, 4 लाइन से ये बना हुआ होता है, लेकिन थोड़ी सी शेप इसकी अलग होती है। थोड़ी सी शेप इसकी आपकी मान के चलिए आप इस तरीके की हो जाएगी, क्योंकि अगर ये चारों बराबर हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। और आमने सामने के बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये इस तरीके की होती हैं तो ये आप लोगों का कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD, जिसके अंदर क्या होता है कि आमने सामने की जो लाइनें होती हैं यानी कि AB और DC, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में करा होगा हमने। तो ये एक दूसरे के जो है वो पैरेलल होती हैं। ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये स्लैंट रेखा यानी कि एक तिरछी रेखा इधर के लिए जा रही है और ये तिरछी रेखा इधर आ रही है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ AB और DC पैरेलल है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो है वो इसकी 4 भुजाएं जो है होती हैं, 4 भुजाएं जो है वो होती हैं। इसकी कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, देखिए, AB हो जाएगी, BC हो जाएगी, CD हो जाएगी और D हो जाएगी। ठीक है, ये 4 इसकी जो है वो क्या होती हैं, ये इसकी भुजाएं होती हैं। और इन्हीं भुजाओं से मिल करके क्या बनता है आप लोगों का, इन्हीं भुजाओं से मिलके बनता है आप लोगों का क्या, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज बनता है। ठीक है, इसमें आप लोग एक चीज़ और समझिए कि विपरीत कोण होते हैं। विपरीत कोण मतलब कि A का विपरीत कोण है C और B का विपरीत कोण है D। ये क्या होते हैं, इसके विपरीत कोण। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आप लोगों का अगर मान लीजिए आ जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपके होते हैं विपरीत कोण। विपरीत मतलब अपोजिट। तो A के अपोजिट कौन है, एंगल A के अपोजिट A व एंगल C है और एंगल B व एंगल D है। ये क्या हो जाएंगे, विपरीत कोण। एक तो इसमें ये पूछ लेगा कि अब मान लो आप लोगों के सामने इमेज आ गई और उसमें पूछ लेगा कि विपरीत कोण बताइए, तो विपरीत कोण आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा इसके बाद इसमें है आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं जिसको।
आसन कोण, ठीक है। आसन कोण कौन से होते हैं आप लोगों के? आसन कोण वो जो साथ में होता है किसी के साथ में, मतलब बिल्कुल बराबर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया एंगल ए व एंगल बी, क्योंकि एंगल ए के साथ बी है, और यहाँ से एंगल ए व एंगल सी, एंगल डी भी हम मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए के आसन कोण कौन से? ए के आसन कोण हो जाएगा बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे? इसके आसन कोण यहाँ पे हो जाएंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए हमने बी ले लिया, तो बी का आसन कोण कौन सा? बी का आसन कोण ए है और बी का आसन कोण सी है। यानी कि आप मान के चलिए उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में जो दोनों एंगल कहलाएंगे वो उसके आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा विपरीत हो गया, आसन कोण हो गया, और विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजा वो भी आपको पता है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को वैसे, पर लिख लेते हैं विपरीत भुजा। विपरीत भुजा कौन सा होगा भाई? विपरीत कौन सा होगा? ए बी के विपरीत कौन सा है? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए बी तथा सी डी। ए बी के विपरीत कौन सा है? सी डी है। और ए डी के विपरीत कौन सा है? बी सी है। यानी इसके विपरीत ये है, ए डी तथा बी सी के विपरीत है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी तो मैंने ये बोला था कि ये पैरेलल है, ये नहीं है। देखो पैरेलल अलग होता है, विपरीत पूछा है कि विपरीत लाइन कौन सी है, तो विपरीत भुजा तो ये है, एक दूसरे के विपरीत हैं ये सब। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया था आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल के अंदर कि इसमें एक पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल कौन सी? ये वाली, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि पैरेलल हम बोलते ही उसको हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बराबरी पे चलें और एक ही दिशा की ओर चल रही हो, तो वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर है अगला पॉइंट, विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? जिसको आप लोग डायगोनल बोलते हो। तो देखो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है कि जो एक कोने से दूसरे कोने तक एक रेखा जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है, ठीक है। तो ए से सी पर जो रेखा जाएगी वो आप लोगों की विकर्ण कहलाएगी, और डी से बी पर जो रेखा जाएगी वो आप लोगों की विकर्ण यहाँ पे कहलाएगी, ठीक है। तो हम विकर्ण इसमें लिख सकते हैं कि एक तो ए और सी है और दूसरा है बी और डी, ठीक है। यानी कि एक कोने से दूसरे कोने पर यहाँ पर जाती है तो वो आप लोगों की विकर्ण कहलाती है, ठीक है। चतुर्भुज के अंतः भाग तथा बाह्य भाग, देखो जो चीज़ इसके अंदर है वो इसका अंतः भाग हो गया, और जो चीज़ इसके बाहर है वो बाह्य, मतलब बाहरी भाग हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अब इसमें आप लोग यही मान के चलिए, मान लो कोई बिंदु यहाँ पे दे दिया P Q, और पूछेगा कि बताइए इसके अंतः भाग कौन से, और बाहर दे दिया यहाँ पे X और Y। तो भाई अंत है तो इसका P और Q है, और बाह्य कौन हो जाएगा? X और Y, क्योंकि वो उसके बाहर है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो इतना ही था आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहली चीज़ वही है कि चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आमने सामने इसकी अपोजिट कौन सी होती हैं ये बता दिया। डायगोनल बता दे क्या होता है। आसन कोण कौन सा होता है? जो इसके अगल बगल में रहता है वो हो गया। इसके विपरीत भुजाएं कौन सी होती है? जो इसके आमने सामने ऊपर नीचे जो भी लाइनें होती हैं विपरीत होती हैं इसके, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल। अगला देखते हैं। इसके बाद आप लोगों का आएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम। अगला पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों का दिखाई दे रहा है? पैरेललोग्राम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज यानी कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर
हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए पैरेललोग्राम आप लोगों का इस तरीके से बन जाता है। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसकी ये वाली लाइन दोनों आपस में बराबर है, साइन लगा दिया बराबर है, और ये दोनों लाइन इसकी आपस में बराबर है। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं जो है वो आप लोगों की बराबर हैं, और ये आप लोगों का इसी प्रकार से जो है वो बनता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आप लोगों का ए बी है वो पैरेलल है, ए बी पैरेलल किसके है? डी सी के, और ए डी पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है, यानी कि समान। ठीक है भाई, ये तिरछी है, ये इतनी जा रही है तो ये भी इतनी जा रही है, ये तिरछी है, ये भी तिरछी है। क्वाड्रिलेटरल में क्या था? ये तिरछी थी, ये इधर के लिए जा रही थी, और ये वाला क्वाड्रिलेटरल में इधर के लिए जा रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल बराबरी में पैरेलली चल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का? पैरेललोग्राम यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, चलिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। दूसरा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। तीसरा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, अब आप लोगों को पता है इसमें, देखिए इसके विकर्ण कहाँ पे हो जाएंगे भाई? देखो विकर्ण ये हो जाएंगे इसके, मैंने अभी आप लोगों को बताया था विकर्ण, ये डी से डी पर आ जाएगा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इसके समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो समान होती है, सम्मुख भुजाएं जो है वो समान होती हैं। देख लो समान है, ये समान होती हैं। और दूसरा, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि ये कोण भी जो है वो समान आप लोगों के कहलाएंगे। जितना कोण ये है, इतना कोण ये है, जितना कोण ये है, इतना कोण आप लोगों का ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को आ जाएगा किसके अंदर? ये आप लोगों को आ जाएगा पैरेललोग्राम के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम अपना अगला देखते हैं। हो गया? पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें टाइम दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आप लोग खुद ही बोर हो जाओगे इसे देखते देखते। और अब इस समय पर इतना समय है नहीं, लेकिन देखिए प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार हो चुकी है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आने वाले टाइम पे जो भी एग्ज़ाम सब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, यानी कि आगे वाले बैच वालों के लिए, तो उन लोगों को कंप्लीट एक प्लेलिस्ट तैयार मिलेगी जिसको वो आराम से देख पाएंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का रोम्बस, जिसको हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं सम चतुर्भुज कहलाता है। एक सम चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं। सम चतुर्भुज कैसे कहलाता है? देखो ये भी आप लोगों का इसी प्रकार का होता है जैसे पैरेललोग्राम होता है, लेकिन रोम्बस को हम मोस्टली जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है वो आप लोगों का इस प्रकार का देखने को मिलता है, इस शेप का आप लोगों को देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा सा हो सकता है, ये होता है। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि इसकी चारों साइड जो है वो आप लोगों को बराबर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ए बी सी डी सभी भुजाएं जो हैं वो इसकी आप लोगों को देखने के लिए बराबर मिलेंगी। तो इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए।
ठीक है, यानी कि चारों साइड जो है वो इसकी बराबर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये आप लोगों का रोम्बस कहलाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये काइट इस शेप में आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा तिरछा बना हुआ आ जाए। ठीक है, क्योंकि बुक में तो इसी तरीके से बनाया हुआ जैसे पैरेललोग्राम बनाया, लेकिन उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली रोम्बस आप लोगों को इसी शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का अगला आ जाता है ट्रेपेजियम। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है ट्रेपेजियम, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आप लोगों का आ जाता है। ट्रेपेजियम आप लोगों का इस प्रकार का होता है, जिस प्रकार का आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल होता है। कुछ जगह इस तरीके का बन जाता है और कुछ जगह इस तरीके का बन जाता है, वो भी बता देता हूँ। कुछ जगह आप लोगों का इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ये रेखा सीधी भी हो जाती है, वो आप लोगों को क्या कहलाती है, वो आप लोगों को ट्रेपेजियम कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, सॉरी, आमने सामने वाली भुजा जो है वो इसमें पैरेलल होती है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में होती है ABCD। ठीक है, यानी कि AB पैरेलल है किसके, DC के, लेकिन AD और BC ये आपस में कोई रिलेशन इनका नहीं है। AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, AB पैरेलल है DC के, लेकिन AB नॉट इक्वल टू DC। ठीक है, पैरेलल तो है लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये आप लोगों को ट्रेपेजियम कहलाएगा। ज़्यादातर इसकी इमेज ये वाली देखने को मिलती है, मैं बता देता हूँ। ये वाली इमेज सबसे ज़्यादा इसकी देखने को मिलती है ट्रेपेजियम की। NCERT में या हर जगह आप लोगों को ये वाली इमेज इसकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि भाई अभी तो आपने क्वाड्रिलेटरल में भी बनवाया, अब आपने दोबारा बनवा दिया ये। ठीक है, तो ये होता है इसका। ठीक, इसके बाद अगला है नेक्स्ट पेज, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इन इमेजेस के नाम याद रखने हैं, इन्हें समझते हुए चलना है कि किसकी कौन सी भुजा बराबर है, कौन सी भुजा बराबर नहीं है, कौन सा कैसे बन रहा है। आप लोगों का काम यहाँ पे हो जाएगा अगर आप लोगों ने इतना थोड़ा सा यहाँ पे समझते हुए चला। इसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगल, यानी कि आयत। क्या हो गया मार्कर को, आयत हम देखेंगे। ठीक है, आयत क्या होता है आप लोगों को, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल कैसे होता है, ये आप लोगों का रेक्टेंगल होता है ABCD। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं जो है वो समान होती हैं, समान होते हैं, इक्वल होती हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हो AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो है वो समान होती है। पैरेलल तो देखो है ही, लेकिन समान होती है। उसके साथ साथ इसमें इसके जो चारों कोने होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, वो 90 डिग्री का एक एंगल बना रहे होते हैं। तो इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं हम, यानी कि एंगल A इज इक्वल, नहीं, एंगल A इज इक्वल टू ले लेंगे, हाँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी बात, जब ये सभी इसके एंगल हो जाएंगे तो क्या हम ये नहीं कह सकते, यानी कि ये सभी एंगल बराबर हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, यानी कि जब इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो हमारा एक क्या बनाएगा, ये 360 डिग्री यहाँ पे बना देगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। और सेम ऐसा ही आप लोगों का चलेगा दोस्तों स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर जिसको हम बोल देते हैं वर्ग। ठीक है, ये कैसा होता है, इसकी आप लोगों को चारों भुजाएं जो है वो समान मिलेंगी। ठीक है, ये भी चारों भुजाएं जो है वो इसकी समान हो जाएंगी, ABCD, और ये भी सब 90 डिग्री का एंगल जो है वो आप लोगों का बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आप लोग इसको लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर
CD बराबर DA, ठीक है। या आप लोग लिख सकते हो कि ये सभी जो हैं वो इसके बराबर है, ठीक है। और ये सभी बराबर हैं और इसके भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल्स जो हैं वो इसके कितने कैसे हैं 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग ये चीज़ भी लिख सकते हो कि ये सभी 90 डिग्री के हैं तो इसके ऑल एंगल सम, यानी सभी कोणों का योग क्या होगा इसका 360 डिग्री होगा इसका, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ है, लेकिन बस इसमें अंतर क्या है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और इसमें चारों भुजाएं समान होती है, बस इतना अंतर है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला दिया हुआ है इसमें काइट, यहीं पर कर देता हूँ, चलो समझ आ जाएगा आप लोगों को। जिसमें दिया हुआ है काइट, हालांकि ये ऐसे पूछा नहीं जाता, पतंग, ठीक है। पतंग, इसमें क्या होता है, पतंग आप लोगों की किस तरीके की होती है, ये इस तरीके की होती है आप लोगों की पतंग। अब इसको आप लोग रोम्बस से कंपेयर मत करना, क्योंकि रोम्बस में मैंने क्या बताया था कि चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये वाली भुजाएं समान होंगी और इसमें ये दोनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ABCD। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरा AB है वो बराबर है किसके, AD के, और मैं लिख सकता हूँ कि मेरा BC जो बराबर है वो किसके है, DC के, ठीक है। यानी कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा रोम्बस, ठीक है, रोम्बस कहलाएगा। और बाकी अगर कोई इसी में कंपेयर अगर यूँ पूछने लग जाए, मान लो तो आपको उसने ये दे दे कि AB बराबर DC है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बराबर होता ही नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी इन चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में भी चारों कोनों का योग 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जितने भी अब तक हमने शुरू से अब तक करे उन सब के कोणों का योग, यानी कि अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि 90 डिग्री भले अगर किसी वजह से वो ना बना रहा हो, लेकिन उन सब का योग हमारा क्या होता है 360 डिग्री होता है। चलिए, अब इसमें एक चीज़ दी हुई है थोड़ी सी अलग, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है और अवतल चतुर्भुज क्या होता है, इसको हम देखेंगे। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, इसमें दिया हुआ है चतुर्भुज का प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है अवतल, अवतल चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज का कोई अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि इसके अंदर जो कोण बनेंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे और इसके अंदर जो कोण बनेंगे उनमें से कोई एक 180 डिग्री से ऊपर यहाँ पे होगा। तो ये आप लोगों को बनाया गया है इस तरीके से, जैसे कि हमारा क्या था रोम्बस था, ठीक है। और ये किस तरीके से बनाया गया है, ये आप लोगों का बनाया गया है इस तरीके का, यही तो है, ज़्यादा ऊपर ले गया मैं इसको, ये बनाया गया है आप लोगों का इस तरीके का, ठीक है। अब आप लोगों को पहचान कैसे करोगे भाई, देखो 180 डिग्री मैंने आपको बताया था, 180 डिग्री आप लोगों का स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये 180 डिग्री तो कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि एंगल आप लोगों का ये बन रहा है, ये बन रहा है,
ये बन रहा है, ये बन रहा है, कोई भी सीधी रेखा नहीं है, तो ये 180 डिग्री बन ही नहीं रहा है। 180 डिग्री से सारे एंगल छोटे हैं, तो इसलिए ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। अब रही बात इसकी, 180 डिग्री से ऊपर कैसे बन रहा है भाई, इस एंगल को अगर मैं देखूँ भाई, बाहर तो नहीं बनेगा ना एंगल, तो ये बनेगा, ये एक रिफ्लेक्स एंगल हो गया जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ यहाँ पे आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दे देगा इसके अंदर, जैसे कि इसको मैं हटा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन के लिए दे देगा आप लोगों को कि आप लोग जो है वो प्रकार के माध्यम से जो है वो एक स्क्वायर बनाओ या रेक्टेंगल बनाओ, तो आप लोगों को माप दे देगा कुछ कि भाई आपके पास मान लो ABCD की एक रचना करनी है, एक आयत की रचना करनी है, एक आयत की रचना करनी है, जिसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जो BC है वो है आप लोगों का 6 सेंटीमीटर और AB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आप लोगों का 4 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोचो कि चलो बनाने के, आप लोगों ने बोला कि AB बनाते हैं 4 सेंटीमीटर, आपने एक नाप लगा ली कि AB जो है वो, यानी कि A और B जो है वो आप लोगों को हो गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद BC है 6 सेंटीमीटर, BC आप लोगों ने यहाँ पे लगा लिया कि ये BC है हमारा, ये है 6 सेंटीमीटर BC। ठीक है, तो अब क्या बनाना था, मैं आयत बनाना था भाई, जब ये 4 है तो ये ऊपर वाला भी 4 ही होगा, और जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, बन गया। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आप लोगों का 4 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा आप लोगों का 6 सेंटीमीटर, निकल गया इसका आंसर। बस सिंपल इतना करना है आप लोगों को। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार का आएगा, क्वेश्चन देखो, एक चतुर्भुज के कोण 1/2/4/5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि चतुर्भुज है, उसके कोण 1 2 4 5 हैं, उसका अनुपात में है, मतलब कि रेशो दे दिया है हमें कि इस रेशो में है, तो उसके कोणों का माप ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें सब में 4 साइड थी। 4 साइड होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि उन सबका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये चीज़ आप लोगों को बताई। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो हमारे पास अनुपात है 1 2 4 5, तो हम x जोड़ लेते हैं सबके साथ, x अनुपात 2x अनुपात 4x अनुपात 5x अनुपात। ठीक है, और ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज का योग कितना होगा, 360 होगा, तो इसके बराबर में ये कितना है, ये किसके बराबर है, 360 के बराबर है। ठीक है, अब इनको मैं क्या कर लूँगा, मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ। ठीक है, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x किसके बराबर है, 360 डिग्री के। x 2x 4x इनको गिन लो, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 12x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिला, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। ठीक है, 12 डिवाइड में आ जाएगा इसके, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। आ गया 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 3 36, 30 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल गई, 30 मिल गई। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, यहाँ पे था मेरे पास 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पे था मेरे पास 4x इज इक्वल टू, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 30, तो कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। और यहाँ पे था मेरे पास 5x, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री आ जाएगी। इन सब का योग जब आप करोगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार का सवाल आप लोगों को क्वेश्चन में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझे। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी कुछ है चैप्टर में करने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसके 2 पार्ट जो है वो हमें बनाने पड़ेंगे। 2 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, या फिर एक ही पार्ट में करें इसको, चलो एक में ही करते हैं, थोड़ा बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, चलो एक ही पार्ट में करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ मुझे लगता है आ गया होगा, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग करिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है चीज़ें अनुपात में, हो सकता है कि कुछ और आ जाए यहाँ पे, तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कराऊंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ कि चतुर्भुज के 3 कोणों का योग दिया हुआ है। चलो इसे समझ लो कि 3 कोणों का योग दिया हुआ है, 3 कोण दिए हुए हमें, और 3 कोण जो दिए हुए हैं वो हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, 70 डिग्री, 130 डिग्री। इसमें जो है वो हमें चौथा कोण ज्ञात करें। चौथा कोण कैसे ज्ञात करना है? ठीक है भाई, हमें पता है कि हमारे पास एक कोण गायब है ना, तो एक कोण को हमने x मान लिया, प्लस एक कोण ये है, दूसरा कोण हमारे पास ये है, प्लस तीसरा कोण ये है। अब ये मत बोलना कि प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई चारों कोणों का योग ही तो 360 आ रहा था, तो तभी निकाल पाएंगे, तो 360 डिग्री हो गया। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो x यानी कि ये हो जाएगा 240, x प्लस 240 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये प्लस में है, तो ये उठ के इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 120 डिग्री। 120 ही तो आएगी, बिल्कुल। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ लोगे। और अगर किसी में कह दे कि कोई आप लोगों के सामने आ जाए कि एक वर्ग है और उसके जो है वो चारों कोण जो है आपको पता है बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, और कह दे कि उसकी एक भुजा का वो बताइए, तो चारों कोण जब बराबर होंगे तो 360 होता है, और जब चारों कोण बराबर होंगे तो ये हो जाएगा 4x, तो यानी कि x = 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 2 4 4 9 जा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को भी लगाना है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को भी लगाना है। दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हल्का फुल्का दिमाग आप लोग भी लगाओगे तभी जा करके आप लोग और अच्छे से इसको जो है वो कर पाओगे। बाकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा होगा। और ज़रूरी नहीं है भाई यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, हो सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाए, सीधा आप लोगों को एक इमेज दे दे और उसमें बोल दे कि चलो भाई इसमें एंगल फाइंड करके बता दो, बस बात खत्म, आपने तो उन्होंने एंगल फाइंड करा, हो गया आपका काम। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम सर्कल की। सर्कल को हम बोलते हैं अपना वृत्त। ठीक है, चीज़ें समझते हुए चलना। ठीक है, सर्कल क्या होता है, देखिए कि किसी एक बिंदु से एक समान में, यानी कि एक बिंदु से एक समान दूरी तय करी हमने और वो उसके चारों तरफ खींच दी, वो क्या कहलाएगा, वो आप लोगों का कहलाएगा क्या, सर्कल। ठीक है, ये जो इसका हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं आप लोगों का परिधि, ये वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसका, यानी कि केंद्र बिंदु से जो जा रहा है, इसको हम बोल देते हैं त्रिज्या। इस कोने से उस कोने पर एक रेखा जाती है जो केंद्र बिंदु को छूते हुए जाती है, इसको हम बोल देते हैं व्यास। ठीक है, ये 3 चीज़ें मुख्य जो है वो इसमें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को इसमें मुख्य पढ़नी है। ठीक है, और एक केंद्र से परिधि पर कितनी भी रेखाएं जा सकती हैं। भाई देखो, ये बिंदु है, ये आप लोगों का सर्कल है, तो कितनी भी रेखाएं मैं यहाँ से लेकर के जा सकता हूँ, जिसकी मेरी कोई लिमिट नहीं है। अनंत रेखाएं जो है वो मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें समझना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद वृत्त की जीवा होती है, जीवा यानी कि कॉर्ड बोलते हैं हम जिसको, जो कि कहीं से कहीं पर भी जा रही होगी, ये इस तरीके से, इसको हम बोल देते हैं जीवा।
जीवा ही बोलेंगे ना, मात्रा छोटी लगा दी मैंने, बड़ी, यानी कि इसको हम बोलेंगे जीवा। ठीक है, इसके बाद होती है आप लोगों की छेदन रेखा। छेदन रेखा यानी कि ये एक ही चीज़ है लेकिन बस इसको अलग दिखा दिया, यानी कि जो ये क्रॉस करते हुए जा रही है इसको छेदन रेखा कहलाएंगे। मान लो इसका नाम दे दिया हमने ए बी, इसको दे दिया सी डी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, छेदन रेखा। ये इसकी क्या हो जाएंगे, ये इसकी छेदन रेखा कहलाएंगे। ठीक है, और आर्क ऑफ अ सर्कल यानी कि चाप लगाना क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है और इस पर मैंने यहाँ पर एक चाप लगा दी, यानी कि केंद्र से मैंने यहाँ पर एक ये लगा दिया, तो ये एक इसकी क्या हो जाएगी, चाप कहलाएगी। ठीक है, एक छोटी चाप होती है, एक बड़ी चाप होती है। अब मान लीजिए ये छोटी चाप है और बचे हुए हिस्सों को मैं बड़ी चाप इसकी कह सकता हूँ कि ठीक है, एक हो जाएगा बड़ी चाप कह जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, लघु चाप। और जो बड़ी वाली होती है इसको हम कह देते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, इसको हम कह देंगे दीर्घ चाप। ठीक है, मात्रा गलत हो गई है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद होता है आप लोगों का अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा, ये सीधी लाइन है, यानी कि इसको ये ऐसे काट दिया गया है, इस सर्कल को मान लो ये कटा हुआ है बीच में से, तो इस हिस्सों को हम बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, यानी कि आधा सर्कल क्या कहलाएगा आप लोगों का, अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, और इसी में अगर मैं मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, इसी में मान लीजिए मैं अगर ये ऐसे इस तरीके से दो हिस्सों में काटता हूँ, एक छोटे हिस्से में एक बड़े हिस्से में, तो ये मेरा कहलाएगा लघु, ये मेरा कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और ये मेरा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। बस चीज़ें समझते हुए चलनी है आप लोगों को, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और अगर मान लीजिए एक सर्कल है और उसमें इस तरीके का, इस तरीके से कटा हुआ है, तो ये मेरा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये कहलाएगा मेरा लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं इसमें, बाकी आप लोगों को और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूले भी बताए थे, फॉर्मूले मैंने क्या बताए थे उनको देख लेते हैं दोबारा से। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है किसी की, यानी कि सर्कल में त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मैं करूँगा व्यास गुणा 2, व्यास गुणा 2 करूँगा। ठीक है ना, एक मिनट नहीं, अगर मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है तो मैं व्यास बटे 2 करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं व्यास ज्ञात करता हूँ तो मैं करूँगा त्रिज्या गुणा 2। ठीक है, ये 2 फार्मूले याद रखने हैं हमें। ठीक, ये 2 याद रखने और ये ज्ञात हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, करवा चुका हूँ पहले, इसलिए मैं इसमें अब क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसके। ठीक, ये आप लोगों का हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है इसमें, एक इसमें पॉइंट दिया है आप लोगों का अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल के एंगल। तो देखिए सेमी सर्कल कैसा होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, यानी कि एक आधा सर्कल। ठीक है, इस आधे सर्कल के कोणों के बारे में बताया हुआ है, यानी कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बनाए गए समकोण, बना हुआ कोण समकोण होता है। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता
है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण जो है वो आप लोगों को क्या कहलाएगा, वो आप लोगों को दोस्तों समकोण होता है, ठीक है, समकोण होता है। यानी कि समकोण हम किसको कह देते हैं, राइट एंगल, जो कितना होता है 90 डिग्री का। अब ये बनता कैसे है, देखो ये बनेगा कैसे, मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा है, ये एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बनता है ना, ये आप लोगों का 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यानी कि अर्धवृत्त पर बने हुए जितने भी कोण होंगे, अर्धवृत्त पर बने हुए जितने भी कोण होंगे, मान लीजिए यहाँ से इधर के लिए बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों को कैसे होते हैं, वो समकोण आप लोगों के कहलाते हैं, ठीक है। इनके नाम भी रख दिए हैं, तो ये आप लोगों को क्या कहलाएंगे, समकोण कहलाएंगे, ठीक है। और जब ये आधा है तो इसका कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा, वो 180 डिग्री, ठीक है। बस इसके बाद है यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझनी है, और ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी आप लोगों के एग्ज़ाम में, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम था हमें भी ये चीज़ देखने को मिली थी, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था उसके अंदर इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका C A B, ये O हो गया, दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इसके 90% चांसेस होते हैं कि आ जाएगा। इस तरीके का एंगल अगर आप लोगों के बना हुआ है एक सर्कल के अंदर, तो जो एंगल आप लोगों का ये होता है ऊपर वाला, उसका डबल होता है नीचे वाला एंगल। मान लीजिए अगर आप लोगों का ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को हो जाएगा 180 डिग्री, और अगर आप लोगों का ये दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये आप लोगों को हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि हमेशा नीचे वाला डबल होता है। इसको शो करा है इस फॉर्मूले से कि एंगल AOB, यानी कि एंगल AOB, यानी कि एंगल AOB बराबर है किसके, नहीं, एंगल AOB बराबर है किसके, 2ACB के, 2ACB के। एक मिनट रुकना ज़रा, एक मिनट रुको, इन्होंने कुछ गड़बड़ करी हुई है क्या। AOB हमारा 80 डिग्री होता है, ACB हाँ सही तो है। तो AOB हमारे बराबर किसके, 2 एंगल ACB के, ACB के। ये मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है, आप इसको छोड़ो, इसको ऐसे मत समझो, इसको सिर्फ आप लोग यही समझो, यानी कि आप लोग इसको इस तरीके से समझो कि हमारा जो एंगल ACB है, यानी कि जो 30 डिग्री अगर है, तो जो AOB होगा वो हमारा डबल होगा, इससे डबल होगा, यानी कि हमारा कितना होगा, 60 डिग्री यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। AOB यहाँ पे हमारा, इसमें AOB हमारे यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा ना ये, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। जितने डिग्री एंगल ये होगा, इसका डबल हमारा हमेशा नीचे वाला एंगल होता है, ठीक। ये बात आप लोग समझे। अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक सर्कल के अंदर एक यहाँ पे ये बेस दिया हुआ है, और इस बेस पे हम एंगल बना रहे हैं, इस बेस पे हम एंगल बना रहे हैं, मान लीजिए एक एंगल हमने ये बना दिया और एक एंगल हमने ये बना दिया। जब ये दो एंगल हमारे यहाँ पे बनेंगे, तो इन दोनों के एंगलों का योग जो है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, वो बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है हमारे क्या कहलाएंगे, बराबर, यानी कि ACB तथा AD वृत्तखंड APB के कोण हैं, ठीक है। ACB ADB बराबर है, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा एंगल ACB बराबर है किसके, एंगल ADB के। यानी कि एक सर्कल के अंदर एक रेखा खींची हुई है और उस पर जो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो क्या कैसे हो जाएंगे, दोनों एंगल जो है वो आप लोगों के समान हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएंगे। और यही था आप लोगों का इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक।
ठीक है, ये आप लोग हो जाएंगे बराबर। देखो हमने सर्कल में देखो 3 तरीके के एंगल पढ़े, ठीक है। अगर वो अर्धवृत्त पे बना हुआ है यानी कि हाफ सर्कल पे बना हुआ है, सेमी सर्कल पे बना हुआ है, तो आप लोगों का कैसा होगा, एक राइट एंगल होगा यानी कि 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। दूसरा, अगर एक सर्कल पर इस तरीके का कोण आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो उसमें जो ऊपर का कोण होगा उसका डबल कौन सा होगा, उसका नीचे वाला कोण होगा, दूसरी बात। और तीसरी बात ये पड़ी कि अगर एक सर्कल पर अगर हमें एक बेस दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है, और उस रेखा के द्वारा उस रेखा पर अगर 2 कोण बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में बन रहे हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का लास्ट चैप्टर, और इसी के साथ आप लोगों के डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे समाप्त होती हैं। और अब हमारा काम रहेगा प्रैक्टिस का। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जल्द एक प्रैक्टिस वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।